हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आप अच्छे होंगे। स्वास्थ्य का ख्याल रखना है आपको। कहा गया है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। पहला सुख निरोगी काया। आप अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दें। दिन में 2-3 बार गर्म पानी का सेवन करें। गरम गरम चाय पिए, काढ़ा बनाकर पिए। स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अपने आप को मेंटेन रखें, परिवार का ध्यान रखें और पढ़ाई का तो आपको विशेष तौर से ध्यान रखना ही है। पढ़ाई की ओर आप जैसे अग्रसर हो ही रहें। आज मैं तुम्हें विश्व जो मानव अधिवास है, उन अधिवासों में नगरीय और ग्रामीण जो अधिवास है, उनमें से मैं आपको ग्रामीण अधिवासों के बारे में बताऊंगा। वे ग्रामीण अधिवास क्या होते हैं, ग्रामीण अधिवास के क्या प्रकार हैं, उनके बारे में आप डिटेल आज रीड करेंगे। तो आज का टॉपिक है आपका ग्रामीण अधिवासों के प्रकार। अधिवास 2 प्रकार के हैं। मैंने आपको कल बताया था कि अधिवास कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं, एक नगरीय और दूसरा ग्रामीण। अधिवास के प्रकार। अधिवास 2 प्रकार का है, पहला ग्रामीण और दूसरा नगरीय। ग्रामीण अधिवास, नगरीय अधिवास। तो अब आज हम जैसे ग्रामीण अधिवास के बारे में डीपली रीड करेंगे। किसके बारे में रीड करेंगे? ग्रामीण अधिवास के बारे में रीड करेंगे। ग्रामीण अधिवास। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण अधिवास क्या है। सिंपली आप जानते हैं कि वे अधिवास जहां लगभग लोग कृषि और पशुपालन की गतिविधियां संपन्न की जाती है। कौन सी गतिविधि होती है? कृषि और पशुपालन। और इसके अलावा ये खनन, आखेट, मत्स्य पालन ऐसी गतिविधियों को संपन्न करके अपनी आजीविका को संचित करते। ये अधिवास सभ्य समाज से दूर ग्रामीण नगरीय परिवेश से बिल्कुल भिन्न होते हैं। इनमें आवासों के प्रकार बिल्कुल भिन्न होते हैं। तो उनके बारे में जैसे हम रीड करेंगे तो ग्रामीण अधिवास के प्रकार पढ़ेंगे हम। ग्रामीण अधिवास के प्रकार बोर्ड के अंतर्गत पूछा जाता है 2 अंक का क्वेश्चन। ग्रामीण अधिवास के प्रकार लिखिए। ग्रामीण अधिवास 4 प्रकार के, मैं पहले आपको चारों प्रकारों के नाम लिख लेता हूं ताकि आपके दिमाग में रहेगा। पहला सघन, या इसको हम कह सकते हैं गुच्छित अधिवास। सघन या गुच्छित अधिवास। दूसरा अधिवास है आपका प्रकीर्ण या एकांकी अधिवास। ठीक है। तीसरा है आपका मिश्रित अधिवास। मिश्रित अधिवास। और लास्ट चौथा है आपका पल्ली अधिवास। पल्लीकृत कह दो या पल्ली अधिवास। तो ग्रामीण अधिवास कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के हो गए। पहला सघन या गुच्छित अधिवास, दूसरा प्रकीर्ण या एकांकी अधिवास, और तीसरा मिश्रित अधिवास। अब आप देखते हैं कि मिश्रित अधिवास है, इन दोनों का मिला जुला रूप है, सघन और प्रकीर्ण का। प्रकीर्ण का शाब्दिक अर्थ आप जानते हैं, फैला हुआ। मिश्रित, मिला हुआ आपस में। तो सघन और प्रकीर्ण मिश्रित अधिवास। और तीसरा, चौथा है आपका पल्ली अधिवास, जो बिल्कुल ही जैसे अलग छोटे छोटे से पाडा, पाना, नगला, ढाणी ऐसे छोटे छोटे गांव होते हैं, लेकिन सारे जाने एक ही ढाणी या बस्ती के नाम से जाने जाते हैं। एक नाम जैसे मान लीजिए किसी नगर का नाम या आसपास की एक बड़ा गांव है, सवाई मान सिंह की ढाणी है ना, और आसपास में छोटी छोटी और ढाणियाँ होती हैं, लेकिन वो किसी एक ढाणी के नाम से जानी जाती है। जैसे मान लीजिए कोई छोटा सा उदाहरण दे सकते हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में आप किसी का दे सकते हैं,
तो इसमें दे दिया आपने इसे लोसल का दे दिया, फिर लोसल। अब आप देखते हैं कि लोसल में सवाई राम की ढाणी भी लोसल में आती है, हरिपुरा लोसल में आता है, ये पास वाली जैसे जो ढाणी रामपुरा है वो लोसल के अंतर्गत आता है। तो ये जितने भी जैसे छोटे छोटे आसपास के क्षेत्र हैं वो सारे लोसल के अंतर्गत आते हैं। तो कहाँ नाम आता है लोसल, लोसल के अंतर्गत छोटी छोटी ढाणी है। तो ऐसे अधिवासों को हम पल्ली अधिवास कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सघन या गुच्छित अधिवास किसे कहते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, इनकी क्या विशेषता है, उसके बारे में। तो सघन या गुच्छित अधिवास, जैसा आप देखते हैं कि इसके नाम से स्पष्ट है भी सघन या गुच्छित अधिवास क्या होते हैं। अब देखो सघन या गुच्छित अधिवास, अब इन अधिवासों को हम गुच्छित, पुंजित या संकेंद्रित अधिवास भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? गुच्छित, इनको हम पुंजित और संकेंद्रित अधिवास भी कह सकते हैं। यानी ये अधिवास समतल मैदानी भूभागों में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? समतल मैदानी भूभागों में पाए जाते हैं। और ये जैसे जो आवास है वो सुरक्षा की दृष्टि से, जैसे खेत है तो खेत के मध्य ऊंचे भाग पर बनाए जाते हैं ताकि बाढ़ के समय सुरक्षा प्राप्त हो सके और खेत की चारों तरफ से निगरानी भी की जा सकती है। इसमें आवास बिल्कुल पास पास में होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनमें सामाजिक प्रगाढ़ता पाई जाती है। ये लोग आपसी मेलजोल इनमें सबसे ज़्यादा होते हैं और लगभग सभी लोग एक ही प्रकार की व्यवसाय को अंजाम देते हैं, क्योंकि जब मकान पास पास में होते हैं लोगों की सामाजिक विचारधारा एक होती है। जब लोग जिस सेक्टर को अपनाते हैं वो लगभग सारे उसी सेक्टर की ओर अग्रसर होते हैं। तो इनमें सामाजिक प्रगाढ़ता होती है, सहयोग की भावना होती है। तो ये आपके थे मिश्रित या सघन या गुच्छित अधिवास। अब देखो इनकी विशेषता पढ़ते भी ये इनकी विशेषता क्या है। तो सघन या गुच्छित अधिवास की जो विशेषता है उस विशेषता में पहली विशेषता है कि इनमें जो आवास बनाए जाते हैं वो खेत के मध्य बनाए जाते हैं। विशेषता पहली विशेषता है कि आवास खेत के मध्य ऊंचे भाग पर बनाए जाते हैं ताकि बाढ़ से सुरक्षा प्राप्त हो सके। ठीक है, पहली विशेषता क्लियर होगी कि आवास कहाँ बनाए जाते हैं? खेत के मध्य ऊंचे भाग पर बनाए जाते हैं ताकि बाढ़ के समय सुरक्षा प्राप्त की जा सके। दूसरी विशेषता इसकी, इसमें आवास पास पास होते हैं। आवास पास पास होते हैं। दूसरी इसकी विशेषता क्योंकि सघन और गुच्छित है। ठीक है, अब आप सघन और गुच्छित में देख सकते हैं कि जैसे जो मकान बिल्कुल पास पास में होते हैं और आवागमन के लिए एक दूसरे से किसके माध्यम से जुड़े रहते हैं? सड़कों के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। तो आवास इसमें क्या होते हैं? बिल्कुल पास पास पाए जाते हैं। तीसरी विशेषता, ये जो आवास सघन या गुच्छित अधिवास है ये एक ही जगह केंद्रित होते हैं, एक ही जगह संकेंद्रित होते हैं। यानी आवास क्या होते हैं कि लगभग एक ही जगह पर केंद्रित होते हैं, संकेंद्रित होते हैं। ठीक है, और चौथी इसकी जो विशेषता है, चौथी विशेषता है कि इनमें सामाजिक प्रगाढ़ता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सामाजिक प्रगाढ़ता। जब आवास एक ही जगह पाए जाते हैं
तो स्वाभाविक रूप में सामाजिक प्रगाढ़ता पाई जाती है, यानी भाई बंधु जैसे विचारधारा इनमें सबसे ज़्यादा होती है, एक दूसरे के सहयोग में तत्पर रहते हैं, सुख दुख के ये लोग भागीदारी होते हैं, तो इनमें सामाजिक प्रगाढ़ता अधिक पाई जाती है। तो ये थी इसकी सघन या गुच्छित अधिवासों की विशेषताएं। पहले आवास खेत के मध्य ऊंचे भाग पर बनाए जाते हैं ताकि बाढ़ से सुरक्षा प्राप्त हो सके। इसमें आवास पास पास होते हैं, एक ही जगह संकेंद्रित होते हैं और सामाजिक प्रगाढ़ता पाई जाती है। अब इनके क्षेत्र भी, ये जो अधिवास है, ऐसे अधिवास है, वो कहाँ पाए जाते हैं, ये तो इनकी विशेषता होगी। अब इनके क्षेत्र यानी ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। और ये जो सघन अधिवास है, मैंने आपको पहले बताया था कि मैदानी भागों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मैदानी भागों में। तो इसमें आप देखते हैं गंगा सतलज का मैदान, गंगा सतलज का मैदान, ठीक है। फिर आप देखते हैं कि मालवा का पठार, मालवा का पठार, विंध्यन का पठार, विंध्यन का पठार, और राजस्थान में मैदानी भाग। इन क्षेत्रों में ये सघन अधिवास पाए जाते हैं। तो सघन अधिवास, गुच्छित अधिवास, पुंजित अधिवास, संकेंद्रित अधिवास, आकेंद्रित अधिवास, ये सारे इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये इसकी विशेषताएं और इनके क्षेत्र की ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अब दूसरा जैसे आपका अधिवास है और वो है दूसरा अधिवास है प्रकीर्ण या एकांकी। प्रकीर्ण या एकांकी, जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, मैंने आपको पहले बताया था कि प्रकीर्ण का शाब्दिक अर्थ है फैला, बिखरा हुआ, छितरा हुआ। तो ये अधिवास क्या होते हैं? इनकी विशेषता बिखरे और छितरे हुए होते हैं, बिखरे व छितरे हुए होते हैं, यानी ये एक दूसरे से दूर होते हैं और यहाँ की जो जनसंख्या है वो एकांकी जीवन जीना ज़्यादा पसंद करती है और इनमें सामाजिक प्रगाढ़ता बिल्कुल नहीं पाई जाती, अर्थात सहयोग की भावना नहीं पाई जाती है। कभी मंदिर मस्जिद की का बहाने एक दूसरे स्थान पर मिलते हैं, धार्मिक कोई मेले उत्सव है उस समय में ये लोग एक बात है। बाकी लगभग दूर एकांकी अपने खेतों पर आवास बने होते हैं, एक यहाँ दूसरा तीसरा चौथा ऐसे, और कोई बाजार के माध्यम से या मंदिर के माध्यम से या कोई मेले वगैरह उनके माध्यम से ये लोग आपस में मिलते हैं। तो इनमें सामाजिक प्रगाढ़ता बिल्कुल कम पाई जाती है। ये लोग सारा एकांकी जीवन जीना पसंद करते हैं, स्वतंत्र जीना पसंद करते हैं। तो ये थे प्रकीर्ण या एकांकी अधिवास जो बिखरे और छितरे हुए थे। अब देखो इनकी विशेषताएं कौन कौन सी है। इसकी जो विशेषता है वो बिल्कुल गुच्छित जो अधिवास मैंने आपको बताया था, सघन अधिवास बताया था, बिल्कुल उसकी उल्टी है। उनमें मकान पास पास में होते हैं, इसमें मकान दूर दूर होते हैं। उनमें सामाजिक प्रगाढ़ता पाई जाती है, इसमें सामाजिक सहयोग का अभाव पाया जाता है। तो इसकी पहली विशेषता क्या है कि ये एक दूसरे से दूर होते हैं, या इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें आवास एक दूसरे से दूर होते हैं, ठीक है। यानी इसमें आवास पास पास में नहीं होते, ये एक दूसरे से दूर होते हैं। दूसरी विशेषता, मानव एकांकी रूप में रहते हैं। किस रूप में रहते हैं? एकांकी रूप में रहते हैं। अब पड़ोसी या बाहर वाला दूसरा व्यक्ति क्या करता है, किसकी क्या गतिविधियां है, उससे किसी को कोई मतलब नहीं होता है। तो ये मानव एकांकी रूप में अपना जीवन जीते हैं। तीसरी विशेषता है कि ये स्वतंत्र जीवन की आदि होती है। ये स्वतंत्र जीवन के आदि होते हैं।
यानी ये लोग स्वतंत्र जीना जीते हैं, खा पी के काम कर लिया, अपने घर में कूलर एसी जलाकर सो गए, किसी से कोई मतलब नहीं, आगे वाले घर में क्या हो रहा है उन्हें कोई मतलब नहीं, क्योंकि इनके खेत है, इनके जो आवास है वो खेतों से क्या होते हैं, अलग होते हैं, इसलिए एक एक स्थान पर, जिसको हम आप देखते हैं कि ऐसे जो आवास है ना वो लगभग विश्व के जितने भी घास प्रदेश है उनमें पाए जाते हैं, जहाँ खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है, एक मालिक होता है, उसके नौकर होते हैं और वो आराम से अपना कार्य करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है कि कृषक एक ही उसका खुद का परिवार होता है और एक दो जैसे श्रमिक काम करने वाले होते हैं, तो वहाँ प्रति एकड़ जो उत्पादन है वो कम होता है, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। तो ये स्वतंत्र जीवन के आदि होते हैं, जिनमें सहयोग की भावना कम होती है। चौथी विशेषता इनमें सहयोग की भावना कम होती है। सहयोग की भावना क्या होती है, कम होती है। तो ये एक प्रकीर्ण या एकांकी जो अधिवास है उनकी विशेषताएं। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे इनका क्षेत्र की ये एकांकी या प्रकीर्ण अधिवास कहाँ पाए जाते हैं, उसके बारे में आप रीड करेंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये जो अधिवास है वो विश्व के जितने भी जो घास प्रदेश है ना, आप एक चीज याद रखें, इसमें विश्व के प्रमुख घास प्रदेश, इनमें आपको प्रकीर्ण या एकांकी अधिवास मिलेंगे, जो बिखरे और क्षेत्रीय भी होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इसमें आप देखते हैं कि हम अगर सबसे पहले उत्तरी अमेरिका से स्टार्ट करें तो उत्तरी अमेरिका, इसमें घास के मैदान क्या कहते हैं, प्रेरी। दक्षिणी अमेरिका, इसमें कहते हैं पंपास। अफ्रीका वेल्ड या दक्षिणी अफ्रीका कहते हैं वेल्ड। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। ठीक है, तो ये जैसे जो घास के प्रदेश है, इन प्रदेशों में एशिया रह गया, एशिया में स्टेपीज। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में घास के मैदानों कहते हैं। इन मैदानों में क्षेत्रफल बहुत बड़ा होता है और कृषि आप देखते हैं कि मानसून पर आधारित होती है, कम पानी की आवश्यकता होती है और ज़्यादा ये लोग मेहनत भी नहीं करते। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर जैसे तकनीकी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उन्नत किस्म की खाद, बीज, रसायन, जल की उपलब्धता, इसको करके अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है। तो ये प्रकीर्ण अधिवास आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, विश्व के घास के मैदानी भागों में इनको ये देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट जैसा आपका अधिवास है 3 नंबर का है, वो है मिश्रित अधिवास। मिश्रित इन अधिवासों को हम क्या कह सकते हैं, अर्ध केंद्रित या अर्ध गुच्छित अधिवासों के नाम से भी जाना जाता है। अब इसको अर्ध केंद्रित, केंद्रित एक ही जगह केंद्रित, अर्ध केंद्रित कुछ आधा, गुच्छित एक ही जगह गुच्छे के रूप में, जैसे अंगूर का गुच्छा, और अर्ध गुच्छित यानी गुच्छे से कुछ दूर। तो ये जो मिश्रित अधिवास है, वो मिश्रित अधिवास मैंने आपको पहले बताया था, ये सघन और प्रकीर्ण अधिवासों के बीच की अवस्था है। सघन एवं प्रकीर्ण ये जो अधिवास है, इन अधिवास के बीच की अवस्था है, यानी ना तो ज्यादा गुच्छित है ना ही ज्यादा दूर दूर फैले हुए। तो इसमें आप देखते हैं कि जब परिवार में संख्या बढ़ती है, परिवार की संख्या में वृद्धि होती है, तो स्वाभाविक है
कि आवासों में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। परिवार की संख्या में वृद्धि होने पर किसकी वृद्धि होगी? स्वाभाविक है कि एक परिवार में जैसे जो पिता के 4 पुत्र हैं, चारों पुत्र जैसे अलग होते हैं तो स्वाभाविक किसकी संख्या में वृद्धि होगी? वो अपने लिए अलग अलग आवास बनाएंगे, तो आवासों की संख्या में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो स्वाभाविक है वो वहीं नहीं बनाएंगे, वो अपने खुले स्थान पर जाकर बनाने का प्रयास करेंगे। तो गुच्छित क्षेत्र से वो कहाँ चलेंगे? दूसरे क्षेत्र में चलेंगे, तो अर्धगुच्छित हो गया है ना। तो इसमें सघन और प्राकृत इन अधिवासों के बीच की जैसे अवस्था पाई जाती है। इसमें सबसे मुख्य बात आती है कि इसमें पर्यावरणीय कारकों के स्थान पर, पर्यावरणीय कारकों के स्थान पर पारिवारिक कारक उत्तरदायी होते हैं। क्लियर हो गया? सबसे मुख्य बात आपके बारे में सीधा क्वेश्चन प्रपोज किया जा सकता है कि ऐसा कौन सा अधिवास है जिसमें पर्यावरणीय कारकों के स्थान पर पारिवारिक कारक उत्तरदायी होते हैं? तो वो कौन सा है? मिश्रित अधिवास। इसका उदाहरण आपको दूं भी, ये राजस्थान में कहाँ पाया जाता है? तो सांगोद तहसील का खुर्द गांव, सांगोद कहाँ पर है? सांगोद है कोटा में, राजस्थान का कोटा जिला। इसकी तहसील का खुर्द गांव, ये इसका खुर्द गांव, ये इसका उदाहरण हो गया। तो सीधा क्वेश्चन आपसे 1 नंबर का ये भी पढ़ किया जा सकता है कि राजस्थान के सांगोद तहसील का खुर्द गांव किस अधिवास का उदाहरण है? तो उसका आंसर होगा 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगी, मिश्रित अधिवास। क्लियर? अब लास्ट आपका जिससे छोटा सा बच गया वो है पल्ली अधिवास, उसके बारे में आपको बता रहा हूं। तो लास्ट जिसे अधिवास का चौथा जो प्रकार है वो है पल्ली, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था। फिर पल्ली का मतलब है कि बिल्कुल छोटे छोटे गांव होते हैं, जैसे नाम एक ही नाम से जाने जाते हैं लेकिन उनका नाम क्या होता है? अलग अलग होता है। इसको पल्ली, इसको पाना, पाड़ा, नगला, ढाणी, इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये एक दूसरे से अलग लेकिन एक ही बस्ती में रहते हैं। एक दूसरे से अलग लेकिन एक ही बस्ती के नाम से जाना जाता है। अब मैंने आपको इसका उदाहरण दिया था लोसल। अब आप देखिए कि लोसल में बिजारनियों की ढाणी, रामपुरा, हरिपुरा, ये छोटे छोटे ढाणियां हैं, छोटे छोटे क्षेत्र है, लेकिन सारे किस नाम से जाने जाते हैं? लोसल के नाम से जाने जाते हैं। इसमें सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि ये समाज में जातिवाद सबसे ज्यादा होता है। ठीक है? एक ही धर्म समुदाय के जो लोग हैं इनमें जैसे ऊंच नीच की भावना होती है कि ये जो जाति है, इस जाति के लोग इधर रहते हैं, इस जाति के लोग इधर रहते हैं। ये सामाजिक जैसे परिवेश इनका जैसे होता है। और इनका जो क्षेत्र है यानी ये कहाँ पाई जाती है, उसमें मुख्य रूप से ये पर्वतीय प्रदेश की निचली घाटियों में पाई जाती है। पर्वतीय प्रदेश की निचली घाटियों में ये अधिवास पाए जाते हैं। तो क्लियर हो गया आपके दिमाग में कि विश्व के संदर्भ में हम अधिवासों के बारे में पढ़ रहे थे। पल्ली अधिवास आपका, तो ये जो ग्रामीण अधिवास है ये सीधा 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आपसे सघन अधिवास के बारे में विशेषता पूछी जा सकती है, मिश्रित अधिवास की विशेषता पूछी जा सकती है, या फिर इनमें से एक एक टुकड़े तोड़कर। नेक्स्ट ईयर रिपोर्ट लास्ट ईयर इसमें से 6 नंबर के क्वेश्चन आए थे ये चैप्टर, यानी 6 नंबर का एक नंबर के क्वेश्चन भी पूछ लिए, प्लस उसमें से सीधा
4 3 2 2 नंबर के क्वेश्चन 2 और पुटअप कर लिए। तो ये बड़ा क्वेश्चन भी इसमें से पूछा जा सकता है, तो आप इसको डीपली समझने का प्रयास करें। और आज के लिए इतना ही काफ़ी। टेक केयर, हैव ए नाइस डे।